हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट जो कि हमारा बेस्ड है ट्रांसवर्सल के ऊपर। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम हमें क्या बोलती है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है तो जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उनके जितने भी पेयर्स हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, तो अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वो आपके इक्वल होंगे। क्या मतलब है इसका, पहले समझ लेते हैं इसको। ये एग्जाम आपसे बोल रही है कि अगर आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, लेट सपोज ये आपके पास एक लाइन है ए बी, लेट सपोज ये आपके पास एक लाइन है सी डी, और उसने एग्जाम में क्या बोला है कि दो लाइंस जो आपके पास हैं वो दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल हैं। इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। उसके बाद उसने कहा कि अगर कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है तो लेट सपोज ये आपकी हो गई ट्रांसवर्सल, ये भी एक लाइन है, लेट सपोज हमने इसको बोल दिया टी। तो जो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब अगर मैं एक पेयर की भी बात कर रहा हूं तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमारा क्या हो गया, लेट सपोज ये वाला पेयर हमारा हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए हमने इसको बोला कि ये पेयर हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, लेट सपोज ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, ये पेयर मतलब ये दो एंगल्स हो गए। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, ये दो एंगल्स हो गए। तो ये जो जितने भी एंगल्स हमारे हैं सब इक्वल्स होंगे, ये हमारी एग्जाम बोलती है। अब अगर सपोज ये एंगल आपका 1 है, ये एंगल सपोज 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, लेट सपोज ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हुआ, जो अगर पेयर की बात कर रहे हैं कि जो एंगल 1 है वो आपका इक्वल होगा एंगल 5 के, यानी कि ये वाला जो पेयर है, ये जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, इसको हम एक पेयर बोल रहे हैं। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 6 आपके इक्वल होंगे, तो आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 भी हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। उसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 7 आपका इक्वल होगा, और उसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका एंगल 4 है वो आपका इक्वल होगा एंगल 8 के। तो ये हमारी एक्सियम है। तो एक्सियम जब भी हम बात करते हैं तो एक्सियम को प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं होती है, प्रूफ हम जब भी देखते हैं थ्योरम्स का देखते हैं, क्योंकि एक्सियम तो हमारा ऑलरेडी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इस एक्सियम की वजह से हमारी काफी सारी जो हमारी थ्योरम्स हैं वो इस पर बेस्ड होती हैं। आइए हम कुछ एक दो थ्योरम्स देख लेते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट थ्योरम हमारी वो बोल रहा है, उसमें उसने कहा कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। अब हम दो पैरेलल लाइंस ही लेकर चलेंगे और हम एक ट्रांसवर्सल लेकर चलेंगे जो उनको इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो इसमें इसने क्या बोला कि आपको ये प्रूव करना है, या ये थ्योरम आपको बोल रही है कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी आपके इक्वल होते हैं। अब देखो, इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। कैसे प्रूव करते हैं इसको देखिए। अब लेट सपोज ये आपके पास एक लाइन है ए बी और एक पैरेलल लाइन इसके आप बना लीजिए, लेट सपोज ये पैरेलल लाइन होगी आपकी सी डी, लेट सपोज ये आपकी हो गई ट्रांसवर्सल टी। अब उसने आपसे क्या कहा कि ऑल्टरनेट ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके कौन से होते हैं, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि एक तो इंटीरियर है और ऑल्टरनेट है, मतलब एक ट्रांसवर्सल के उधर है और एक ट्रांसवर्सल के इधर है, अपोजिट साइड पर है और दोनों के दोनों ट्रांसवर्स के इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ है, इसलिए इनको बोलना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं। अब देखिए, हम लेट सपोज अगर ये एज्यूम कर लें कि ये जो एंगल है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, या हमें प्रूफ करना है कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। आप कोई भी एक प्रूफ करके दिखा दीजिए। अब देखो, ये हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो लाइंस अगर होती हैं, चाहे कोई भी दो लाइंस हो, वो पैरेलल है नहीं है, जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करती हैं, ये हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में, तो हम ये बोलते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे हमेशा इक्वल होते हैं। अब अगर इसी में मैं आपसे बात करूं तो लेट सपोज ये ए बी एक लाइन है, टी भी एक लाइन है, तो ये टी एक लाइन है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं टी लाइन को, और ये ए बी भी मेरी एक लाइन है, ये लेट सपोज लाइन है मेरी ए बी। अब अगर सिर्फ इन्हीं दो लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, अभी पैरेलल लाइन ए बी के सी डी है नहीं है उसकी मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अभी इस ट्रांसवर्सल टी को देख रहा हूं और इस ए बी लाइन को देख रहा हूं। अब यहां पर अगर आप देखें, ये एंगल आपने बनाया है 1, ये एंगल आपने बनाया है 2, ये आपने 3 बनाया और ये आपने 4 बनाया। अगर मैं इनकी बात करूं आपसे, तो एंगल 1
और एंगल 3 इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 भी आपके इक्वल होंगे, क्योंकि अब ये भी आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 7 आपके इक्वल है और एंगल 6 और एंगल 8 आपके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक लाइन तो है CD और एक लाइन हमारी है D, तो ये भी हमारे क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है और एक हमें ये पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम हमारी क्या कहती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो हर एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होगा। यहाँ पर भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 5 आपके इक्वल होंगे। अब हमें गिवन क्या दिया हुआ है, अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में मैं लिखूंगा कि भाई एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हैं, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक्सियम है। यहाँ पर हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 और एंगल 5 आपके इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 5 आपके इक्वल है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 आपके इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, क्योंकि ये आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हो गए। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं कि एंगल 1 5 के इक्वल है, एंगल 1 3 के इक्वल है, तो यही तो मुझे पता चल रहा है, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 5 मेरे इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है, यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था कि एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है। तो यहाँ पर ये चीज प्रूव हमने कर ली कि अगर दो पैरेलल लाइंस हमारे पास है, कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है, तो जो करस्पॉन्डिंग पेयर होते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, वो हमारे इक्वल होते हैं। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 6 आपके इक्वल होंगे। कैसे आपको शो करना है, एंगल 4 और एंगल 6 आपके इक्वल होंगे, सीधा सीधा सा आप देखिए कि एंगल 4 जो है वो आपका एंगल 8 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल 8 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि एंगल 4 और एंगल 6 आपके इक्वल आ गए, यानी कि alternate pair of alternate interior angles are equal। ठीक, अब ये जो थ्योरम आपने पढ़ ली है इसको याद रखिएगा। अब अगर इस थ्योरम का कन्वर्स हम बात करें तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास दो लाइंस हैं, पैरेलल नहीं है, अगर आपके पास दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, और अगर आपके ऑल्टरनेट पेयर और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का जो भी पेयर है अगर इक्वल हो जाता है तो हम सीधा सीधा ये कह देंगे कि वो दोनों लाइंस हमारी पैरेलल होंगी। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो हम बोल देंगे कि ये दो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं होंगी। ये कन्वर्स हो गया इसका। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, एक थ्योरम और देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपसे बोल रहा है कि वही अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि जो एक ही तरफ होंगे, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे, ऑल्टरनेट नहीं है, कंसेक्यूटिव है। ठीक, ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। क्या मतलब हुआ इसका, लेट सपोज आपके पास एक लाइन है AB, लेट सपोज आपके पास दूसरी लाइन है CD। उसने क्या बोला कि ये दो हमारी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई T। अब अगर ये लेट्स सपोज एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेट्स सपोज दिस इज 5 6 7 एंड 8, तो हमें क्या प्रूव करना है इस बार, हमको इस बार प्रूव करना है कि ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, तो कौन कौन से एंगल हो गए, एंगल 4 और एंगल 5 जो ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, ठीक, या एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, और इंटीरियर है इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इस लाइन के जो अंदर की तरफ एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनका सम 180 हो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो आपके हैं ये सप्लीमेंट्री होंगे, नहीं कि आपको प्रूव करना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम है वो 180 होगा। अब इसको कैसे प्रूव करें, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं,
आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई थी क्योंकि आप इससे लास्ट थ्योरम में ट्राई की थी कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ये हमारी लाइन है और इस लाइन में अगर हम बात करें तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो एंगल 3 और एंगल 5 मेरे इक्वल है। इससे पहले वाली थ्योरम हमने लिखा ही है कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। क्यों? ये कैसे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरीके से आप ब्रैकेट में जरूर स्पेसिफाई करें कि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये देखिए ये हमारी लाइन है और इस लाइन पर ये जो दो एंगल्स हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम हमेशा 180 होगा क्योंकि अगर एक लाइन आपके पास है उस पर कितने भी एंगल्स आपके हैं तो उन सबका सम हमारा 180 होता ही है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 5 आपके इक्वल हैं तो आप ये देखिए कि एंगल 3 की जगह मैं एंगल 5 भी तो रख सकता हूं। यानी कि मैं कह सकता हूं ना कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकता हूं कि एंगल 3 की जगह आप एंगल 5 को पुट कर दें तो कितना हो गया एंगल 5 प्लस एंगल 4 कितना हो गया आपका 180। या आप क्या कहेंगे कि हाँ एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना आपका हो गया 180। यानी कि जो आपके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हो गए। सिमिलरली आप एंगल 3 प्लस एंगल 6 को भी 180 प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आप सीधा सीधा कहिए कि एंगल 5 और एंगल 6 का सम मेरा 180 है और एंगल 5 मेरा किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। तो मैं क्या कहूंगा सीधा सीधा कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसमें बोल रहा है कि इन फिगर m is parallel to n, m ये एक लाइन है n एक लाइन है, दोनों लाइंस मेरी पैरेलल है और जो l है ये मेरी ट्रांसवर्सल है। इसने कहा एंगल्स 1 एंड 2 आर इन द रेशियो 3:2। तो इसने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 किस रेशियो में है? 3:2 रेशियो में है। तो हम लिखें कि एंगल 1 is to एंगल 2 इक्वल्स टू कितना है आपका 3:2 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि सारे के सारे एंगल्स को बताइए कितने कितने के होंगे। ठीक, तो अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 का आपको रेशियो दिया है। अब अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करें क्योंकि एक लाइन पर है दोनों एंगल्स तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया आपका 180 हो गया। अब इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। तो अगर मैं मान लूं कि कोई भी एंगल मेरा x है तो एंगल 1 कितना होगा 3x और एंगल 2 कितना होगा 2x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं एंगल 1 को 3x, 2 को क्या लिख सकता हूं 2x। ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री। यानी कि 5x आपका कितना हो गया 180 डिग्री। या x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 से 15 3056 है। x की वैल्यू आपकी 36 आ गई। अगर x की वैल्यू 36 आ गई इसका मतलब एंगल 1 कितना हो गया? एंगल 1 आपका हो गया 3x यानी कि 3 × 36 यानी कि ये आपका आ गया 108। उसी तरीके से आपका जो एंगल 2 है वो कितना आ गया 2x यानी कि 2 × 36 तो ये आपका हो गया 72 डिग्री। ठीक है, ये दो एंगल्स तो निकल गए। अब अगर ये दो एंगल्स निकल गए तो आप सारे एंगल्स इसी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। अब आप देखो एंगल 1 और एंगल 3 कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि जो एंगल 1 है वही आपका एंगल 3 होगा। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5 कैसे हैं? आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होंगे आपके। या आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल 5 और एंगल 1 और एंगल 5 ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। तो इसीलिए एंगल 1 कह दो चाहे एंगल 3 कह दो किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। उसी तरीके से आप क्या कहेंगे कि एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 7 के, क्योंकि कैसे एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपका एंगल 7 भी यही आ गया। उसी तरीके से आप एंगल 2 को क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 4 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। सिमिलरली 4 को आप कह सकते हैं कि 4 8 के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और 8 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा, क्योंकि कैसे एंगल्स हो गए आपके हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से हमने सारे एंगल्स को निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक थ्योरम आपकी आ गई, ये आपकी एनसीईआरटी में दी है। इसने बोला कि लाइंस which are parallel to the same line are parallel to each other। अब देखो यहां पर हमने कहा कि लेट सपोज एक लाइन है AB। लेट सपोज हमारे पास एक लाइन है ये AB। एक सपोज लेट लाइन है आपके पास ये CD। ठीक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, अभी ये पैरेलल नहीं है, हमने तो ऐसे रैंडम लाइंस बना दी। ये भी एक लाइन है, CD एक लाइन है।
अब उसने कहा कि ये थ्योरम है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अब मैं आपके सामने एक लाइन और बना रहा हूं, लेट्स सपोज ये आपकी लाइन है ई एफ। अब थ्योरम आपसे कह रही है कि लाइंस अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो उसने कहा लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। उसी तरीके से अगर मैं कहूं सी डी आपकी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि ये जो दोनों लाइंस हैं ए बी और सी डी वो पैरेलल किसके हैं, ई एफ के पैरेलल है, यानी कि ए बी भी ई एफ के पैरेलल है और सी डी भी आपकी ई एफ के पैरेलल है। तो लाइंस कौन कौन से लाइंस, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन कौन सी आपकी ई एफ, आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब अगर कोई भी दो लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो जो दोनों लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि ए बी पैरेलल होगा आपका सी डी के। ये थ्योरम आपको याद रखनी है क्योंकि इस थ्योरम के ऊपर हमारे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, वैसे तो इसमें एग्जाम्पल में हमें वही थ्योरम अप्लाई करनी है जो इससे पहले हमने पढ़ी है, लेकिन जरा इसको आप देखिए लेट सपोज आपको वो थ्योरम अगर पता ही नहीं है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। एग्जाम्पल को क्या बोल रहा है, इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू RS, यानी कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। MXQ 135, MXQ ये आपको दे रखा है 135 एंड MYR इक्वल्स टू 40, MYR ये आपको दे रखा है 40। कह रहा है कि XMY बताओ, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, आप देखिए कैसे निकालें। अगर हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि भाई दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो ठीक है, ये हमें पता लग गया कि हम सारे एंगल्स निकाल लेंगे। ठीक, सिर्फ अगर उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो कैसे करेंगे ये देखो। अभी आप लेट्स सपोज आपने इस लाइन को थोड़ा सा लेट्स सपोज एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अगर आपने इसको एक्सटेंड कर दिया तो लेट्स सपोज यहां पर ये मिली। ठीक, अब क्या हुआ कि ये लेट्स सपोज आपने ऊपर तक बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको बनाऊं अलग से तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, ये मेरी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये मेरा एंगल दे रखा है कितना 135, उसके बाद ये 135 दे रखा है, बीच में मैं इसको भी भूल गया कि ये क्या है। ये मेरा एंगल कितना होगा क्या बता सकते हैं, ये कितना होगा क्या बता सकते हैं, क्योंकि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल तो है ना क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन को, तो ये मेरे दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होता है दोनों का 180 होता है। तो यानी कि अगर ये मैं इसको x मान लूं तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस 135 इक्वल्स टू कितना हो गया 180 हो गया, क्योंकि इनका सम 180 है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 180 माइनस 135, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये आपकी आ गई 45 डिग्री। इसका मतलब ये मेरा जो एंगल आ गया ये 45 डिग्री आ गया। अब अगर आप सिर्फ इसी ट्राइंगल को देखें, ये जो ट्राइंगल है RMY, ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि लेट्स सपोज अगर ये मैं इसको एंगल Y मान लूं तो कितना हो गया Y प्लस 45 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि Y कितना हो गया Y प्लस 85 इक्वल्स टू 180 डिग्री, या y की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 85, ये आपका हो गया ये 95 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है, 7-8 ठीक है 95 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये एंगल आ गया 95 डिग्री। अब वापस से अगर मैं इसी लाइन की बात करूं आपसे, ये जो लाइन है इस लाइन पर एक एंगल y है और लेट्स सपोज ये एंगल आपका z है जो आपको निकालना था, तो y प्लस z भी कितना हो गया आपका 180 डिग्री। y आपने कितना निकाला अभी 95 डिग्री, तो 95 प्लस z इक्वल्स टू 180, तो z आपका कितना आ गया 180 माइनस 95, यानी कि आपका आ गया 85 डिग्री। तो ठीक है, इसका मतलब जो एंगल XMY की वैल्यू आ गई वो 85 डिग्री आ गई। हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया और बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
ठीक है, कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल है तो हमने ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड किया और जो भी हमारी प्रॉपर्टीज थी हमने वो लगाई। सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम वो सप्लीमेंट्री होते हैं वो लगा दिया, फिर ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 होता है वो लगा दिया और वापस से फिर एक एंगल्स पर जितने एक लाइन पर जितने एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है वो लगा दिया, आंसर आ गया। अब इसको एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं, उस तरीके से जैसे हमने थ्योरम जो भी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। देखिए अब थ्योरम आपसे क्या बोलती है, अब ये थ्योरम में क्या कहा कि ये दो लाइंस आपकी हैं दोनों पैरेलल हैं, तो मैंने क्या किया, अब मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी जो कि इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। लेट्स सपोज इस लाइन का मैंने नाम दे दिया EF और मैंने कहा कि ड्रॉ अ लाइन EF, मैंने कहा इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें कि ड्रॉ अ लाइन EF such that EF is parallel to PQ and EF is parallel to RS। इन दोनों के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी और ये हमें पता ही है ना कि अगर कोई भी एक लाइन के पैरेलल दो लाइंस होती हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, वही थ्योरम हमारी है। अब ये उसका कन्वर्स हो गया एक तरीके से कि अगर दो पैरेलल लाइंस आपके पास हैं और अगर दोनों की दो लाइंस अगर आपके पास हैं, दो लाइंस किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं तो दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। ठीक उसी तरीके से ये दो लाइंस अब हमारी पैरेलल थी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी EF जो कि PQ के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली PQ के पैरेलल अगर EF है तो RS के पैरेलल भी तो EF होगी ना, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल XMY। चलो अब देखो आप इसमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, अगर सिर्फ हम इतनी बात करें अभी कि ये मेरी दो लाइन है PQ और सपोज इसको ब्रेक करते हैं, लेट्स सपोज एक लाइन हमारी हो गई PQ, लेट्स सपोज एक लाइन हमारी हो गई EF और ये हमारी पैरेलल है, ये हमारी पैरेलल है, ये क्या हुआ एक तरह से हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। ये एंगल कितना हो गया हमारा 135, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका 135 प्लस x इक्वल्स टू 180 क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो कितना आ गया सीधा सीधा आपका ये 45 डिग्री आ गया ना 45 डिग्री। अगर आपने इसको सपोज x एज्यूम किया तो x प्लस 135 इज इक्वल्स टू 180 हो गया ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 180 माइनस 135 यानी कि x की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। ठीक है, इसका मतलब इन दो लाइन से मुझे ये वाला एंगल मिल गया। ठीक उसी तरीके से अगर आप यहां पर ये लाइन अपनी बनाए EF और इसके नीचे आप अपनी दूसरी लाइन बना लें जो कि इसके पैरेलल है RS और यहां पर आपकी ये वाली हो गई ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गई जिसमें कि ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये एंगल आपको दे रखा है 40, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका 40 हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये वाले तो एंगल हो गया जो 40 आपका हो गया। तो इस वाले पेयर से तो आपको ये वाला पार्ट मिल गया 45 डिग्री और इस वाले पेयर से आपको मिल गया 40 डिग्री। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ गया 85 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हैं इसी तरीके से कि अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख दीजिए कि सिंस PQ is parallel to EF, तो हम क्या कहेंगे, सो एंगल हम क्या कहेंगे QXM या MXQ प्लस एंगल XMF कितना हो गया आपका 180 डिग्री। MXQ आपको दे रखा है 135, तो 135 प्लस एंगल XMF इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल XMF आपको कितना आ गया 180 माइनस 135 यानी कि 45 डिग्री, तो ये आ गया। उस तरीके से हम कहेंगे सिंस EF is parallel to RS, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल FMY is equals to एंगल MYR which is equals to 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद आप क्या लिख देंगे, उसके बाद आप लिख दीजिए कि हमें क्या निकालना है, एंगल XMY निकालना है। तो XMY कितना हो गया एंगल XMF प्लस एंगल FMY।
एंगल एफ एम वाई। एक्स एम एफ कितना है आपका, यहाँ पर आपने निकाला एक्स एम एफ को 45 डिग्री, और एफ एम एक्स आपका कितना आ गया, एफ एम एक्स तो आपका आ गया, और एफ एम वाई आपको लेना है, एफ एम वाई आपका है 40 डिग्री यानी कि प्लस 40 डिग्री, तो ये आपका आ गया 85 डिग्री। सॉल्यूशन आपको लिखना है, आप इस तरह से प्रॉपर सॉल्यूशन लिख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपका आ गया, इसमें वो आपसे बोल रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। अब देखो उसने आपसे कहा है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइंस को, उसने नहीं कहा कि पैरेलल लाइंस हैं, उसने कहा कि दो लाइन है, हो सकता है पैरेलल हो, ठीक है। लो जी, एक लाइन ये है आपकी ए बी, और लेट्स सपोज एक लाइन आपकी है सी डी। उसने कहा ये कोई ट्रांसवर्सल है, लेट्स सपोज टी, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है अभी, ठीक। सच दैट द बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर क्या होते हैं कि अगर किसी भी एंगल का बाइसेक्टर है तो जहां से वो लाइन आपकी निकली बाइसेक्टर वाली, लेट्स सपोज अगर ये आपके पास कोई एंगल है, अगर इसका बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो होता है बाइसेक्टर का मतलब, ठीक है। सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ, किसके बाइसेक्टर, ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ठीक है। इसका मतलब ये जो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लेट्स सपोज ये इस पेयर को ले लेते हैं, आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, मैंने ये वाला पेयर ले लिया क्योंकि पेयर तो मेरे पास चार एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर आपका ये हो गया, ठीक। मैं एक पेयर ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये पेयर हो गया मेरा, ये वाला मान लीजिए ये पेयर हो गया, ठीक। तो कहा कि बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर, कोई भी एक पेयर ले लो, बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, तो ठीक है। इसके बाइसेक्टर बनाते हैं, लेट्स सपोज ये इसका बाइसेक्टर हो गया, और लेट्स सपोज ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। ये दो बाइसेक्टर हमने बना दिए, दोबारा बना लेते हैं एक बार बाइसेक्टर को, लेट्स सपोज ये इसका बाइसेक्टर हो गया, और लेट्स सपोज ये इसका बाइसेक्टर हो गया। तो इसने क्या कहा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये जो दो बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों बाइसेक्टर्स हमारे कैसे हैं, पैरेलल दे दिए उसने, ठीक। तो ठीक है, पैरेलल अगर दे दिए तो फिर हम एक काम करते हैं, लेट्स सपोज इस लाइन को हम बोल देते हैं, लेट्स सपोज ये लाइन आपको बोल देते हैं EF बोल देते हैं, EF हमने ट्रांसवर्सल को बोल दिया। तो लेट्स सपोज ये आपका हो गया ABCD EF, लेट्स सपोज G मान लीजिए, उसको H मान लीजिए, ठीक है, पॉइंट्स का नाम दे दिया। तो अब उसने क्या बोला, लेट्स सपोज G U और V मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि let AB and CD be two lines and EF is a ट्रांसवर्सल, और EF हमारी ट्रांसवर्सल है। देन हम क्या कहेंगे, जो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे इक्वल। क्यों, क्योंकि जो AB और CD दो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कब बोलते हैं, जब हमारी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तब हम बोलते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अभी मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक। तो जो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं, EGB और EHD, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स क्या है, ये EGU UGB, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, या आप ये भी कह सकते हैं GHB और VHD, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। फिलहाल उसने क्या कहा कि GU इज पैरेलल टू HB, फिलहाल उसने कहा कि जो भी बाइसेक्टर्स हैं किसी भी पेयर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वो पैरेलल हैं। तो अब आपको प्रूव करना है कि टू लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, हमको सीधा सीधा प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो दो लाइंस हैं AB और CD, ये मेरी पैरेलल होंगी। अब हमें ये प्रूव करना है। तो देखो, जब भी आपको दो लाइंस प्रूव करनी है कि वो पैरेलल हैं, तो सीधा सीधा आप क्या काम करके दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए कि भाई उसके जो है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, या आप ये दिखा दीजिए कि जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 आ गया, या आप ये दिखा दीजिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए। इन तीन में से अगर कुछ भी आपका कोई भी कंडीशन मीट कर जाती है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, दो लाइंस मेरी पैरेलल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, ठीक। अब यहां पर
इंटीरियर एंगल्स का तो मेरा कुछ सिस्टम बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के रेस्पेक्ट में उसने बात करी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के रेस्पेक्ट में उसने बात करी और उसने कहा कि ये दो लाइंस मेरी पैरेलल हैं। उसने कहा कि ये जो दो लाइंस हैं मेरी, लेट्स सपोज एक लाइन ये है और लेट्स सपोज एक लाइन मेरी ये है, उसने कहा ये दो लाइन मेरी पैरेलल है। कौन कौन सी? जी यू और एच वी। तो अगर आप इतना पोर्शन देखें खाली, और ये क्या आपकी लाइन हो गई ई और एफ। तो यहां पर अगर आप देखें तो जी यू और एच वी ये दो मेरी पैरेलल लाइन है, और ई एफ जो है उनके लिए ट्रांसवर्सल के तो काम कर रही है। इसका मतलब ये जो है, अगर मैं इसको लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ा दूं तो ये जो ई एफ है, ये ई एफ मेरी ट्रांसवर्सल ही तो हो गई इन दो पैरेलल लाइंस के लिए। और अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ये हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए? यही तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके हो गए। इसका मतलब ये पेयर तो इक्वल होगा ना। मैं ओरिजिनल करस्पॉन्डिंग एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? जो इन दो लाइंस को ये जो ट्रांसवर्सल काट रही है, ये जो दो मेरे एंगल्स हैं, ये तो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना इन दो पैरेलल लाइंस के लिए, क्योंकि ये मेरी ट्रांसवर्सल हो गई तो ये मेरे इक्वल हो गए। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि सिंस जी यू एंड एच वी आर पैरेलल एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, ई एफ मेरी ट्रांसवर्सल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? तो सो अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम हम क्या कहेंगे? एंगल ई जी यू इज इक्वल टू एंगल जी एच वी। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमें दिया था कि बाइसेक्टर्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो पैरेलल होंगे, तो इस पैरेलल वाले से तो मेरा ये चीज निकल के आ गई। अब ये जो बाइसेक्टर है इसको भी तो मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा ना, क्योंकि बाइसेक्टर वाली कंडीशन तो मैंने कहीं यूज ही नहीं करी। तो बाइसेक्टर क्या करता है कि अगर आपके पास, मैंने भी बताया था कि अगर ये कोई एंगल आपके पास है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल होंगे। अगर ये एंगल आपका है ए, लेट्स सपोज बी सी, और लेट्स सपोज ये आपका है डी, तो हम क्या बोलते हैं बाइसेक्टर के लिए कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। यही तो हम बोलते हैं दोनों एंगल्स इक्वल है, ये एंगल्स मेरे इक्वल हो गए। अब अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं एंगल ए बी सी की, तो एंगल ए बी सी आपको कितना लिखना है? आप लिख सकते हैं एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब अगर मैं दोनों की जगह ए बी डी हो गया और सी बी डी की जगह अगर मैं ए बी डी रख दूं, तो मैं सीधा सीधा क्या कह सकता हूं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ये बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आ गई होगी आपको। तो इसी तरीके से मैं यहां पर ये भी तो बोल सकता हूं ना कि मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि अगर वो बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर के लिए मैं क्या कर सकता हूं कि एंगल जी ई जी यू, एंगल ई जी यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई जी बी, हाफ ऑफ एंगल ई जी बी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एंगल ई जी बी किसके इक्वल है? एंगल ई जी बी आपका इक्वल है ई जी यू प्लस एंगल यू जी बी, और दोनों इक्वल एंगल हैं, तो इसकी जगह भी आपने ई जी यू ही रख दिया तो हाफ आ गया उसका। उसी तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि एंगल जी एच वी, एंगल जी एच वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, कौन सा एंगल हो गया? जी एच डी, एंगल जी एच डी। ये बिल्कुल ठीक बात हो गई। अब अभी हमने क्या प्रूव किया था कि EGU और GHB आपके इक्वल है। इसका मतलब अभी आपने प्रूव किया था कि EGU और GHB आपके इक्वल है। तो लेट्स सपोज आपकी 1 हो गई, लेट्स सपोज आपकी 2 हो गई, लेट्स सपोज आपकी 3 हो गई, तो हम क्या कहेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो अगर ये दोनों मेरे इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों मेरे इक्वल हो गए। अगर ये दोनों मेरे इक्वल हो गए तो मैं क्या कहूंगा कि हाफ ऑफ एंगल EGB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल GHD, हाफ से हाफ कट गया, यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया कि EGB और GHD ये मेरे दो एंगल्स इक्वल आ गए। EGB कौन सा एंगल आपका हो गया? EGB, यानी कि ये एंगल हो गया आपका EGB, और GHD कौन सा एंगल हो गया? GHD, यानी कि ये एंगल हो गया आपका GHD।
ये दोनों कैसे एंगल्स हैं? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल आ गए तो जिस लाइन पर आपके ये एंगल्स बने हैं इसका मतलब वो दोनों लाइंस आपकी कैसी हैं? वो दोनों लाइंस आपकी हो गई पैरेलल। यही हमें प्रूव करना था कि जिस पर वो बने हुए एंगल्स वो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं नाउ AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तीन लाइंस आपको दे दी, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, आगे उसने बोला ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB। तो जो आपकी EA है ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा सीधा हो गया, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, उसके बाद उसने कहा BEF आपको दे दिया उसने 55 डिग्री। तो BEF आपको उसने दे दिया BEF, ये 55 डिग्री दे दिया, बना भी है फिगर में। कह रहा है XYZ की वैल्यू निकालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। अब आप देखो सबसे पहले कि हम वही चीज लगाएंगे कोई कि एक बार में दो पैरेलल लाइंस लेंगे और एक ट्रांसवर्सल ले लेंगे कोई भी। तो अगर इस सिचुएशन की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे रैंडमली बनाऊं, लेट्स सपोज ये लाइन आपकी है AB, लेट्स सपोज ये आपकी लाइन है CD। तो इसके लिए ये वाली जो लाइन है आपकी ये ट्रांसवर्सल है। उस तरीके से अगर आप इस लाइन की बात करें ये भी आपकी ट्रांसवर्सल है। अब अगर मैं अलग से बनाऊं, लेट्स सपोज ये नहीं लेता मैं, मान लीजिए मैं लेता हूं खाली AB ले लिया मैंने और लेट्स सपोज मैंने EF ले लिया। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है ना। उसी तरीके से अगर आप CD और EF लें, ये दो अलग अलग लाइंस लें तो ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। ठीक, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं। अब देखो हमें निकालना है X, Y और Z निकालना है। अब ये दो पैरेलल लाइंस आपकी हैं, ये जो है आपकी ट्रांसवर्सल है पूरी। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अगर मैं सिर्फ इसी अब ये जो दो लाइंस आपकी पैरेलल बनी है इनको अगर आप ऐसे घुमाए पिक्चर को तो एक तरीके से AB आपकी नीचे आ गई, EF आपकी ऊपर से ली गई, ये आपकी ट्रांसवर्सल आ गई। ठीक, या ऐसे बना लो इसको आप अलग से, लेट्स सपोज दिस इज योर AB एंड लेट्स सपोज दिस इज योर EF। देखो सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके। ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, अगर खाली इसकी बात करें उस तरीके से ये भी आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक, ये एंगल आपको कितना हो गया 90 डिग्री। ये आपको कितना दे रखा है Z, ये आपको कितना दे रखा है 55 डिग्री। ठीक है, अब कैसे निकालें इसको हम? ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये जो हमारा पूरा एंगल है ये वाला, और ये जो पूरा एंगल है ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है ना। अगर दो पैरेलल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो एक ही तरफ जो दो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो सिंस AB इज पैरेलल टू EF, ये आप लिखते रहिएगा, सिंस AB इज पैरेलल टू EF, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180। या हमने थ्योरम में पढ़ी थी कि पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि 90 प्लस X प्लस 55 कितना हो गया आपका 180 डिग्री हो गया। ये आपका कितना हो गया X, ये आपका हो गया 145 इज इक्वल्स टू 180। तो X की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 180 माइनस 145, ये आपका हो गया 35 डिग्री। यानी कि ये Z तो जो हमारा आ गया, Z तो हमारा आ गया 35 डिग्री। चलिए एक एंगल तो निकल गया हमारा, आगे चलते हैं। अब आप अगर देखें इसको हटाइए, पहले वापस से लेते हैं। अब अगर आप देखें कि ये दो अगर मेरी लाइन है, अगर ये दो मेरी पैरेलल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो X और Y तो मुझे दिखाई दे रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये दो लाइन है, ये बना हुआ है, इसको इधर की तरफ से व्यू करिए आप। इसको अगर आप इधर की तरफ से व्यू करेंगे तो आप दिख रहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये मेरी ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब ये मेरे कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो है। तो चाहे तो आप X निकाल लें, चाहे आप Y निकाल लें। X निकाल ले तो Y की वैल्यू वही आएगी, Y निकाल ले तो X की वैल्यू भी वही आएगी। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ ठीक बात है बिल्कुल। अब क्या निकालें, क्या देख पा रहे हैं? दिख रहा है साफ साफ वैसे कि किसको हम लें कि हमें डायरेक्टली चीजें मिल जाए। अब आप इसको देखिए, लेट्स सपोज ये आपकी लाइन है CD
और ये आपकी लेट सपोज लाइन है जिसको हम बोल रहे हैं ई एफ। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 55 और एक आपका ये एंगल हो गया जिसको हम बोल रहे हैं वाई। तो कैसे एंगल्स हैं? वापस से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम कितना होगा आपका 180 होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि y प्लस 55 इक्वल्स टू 180, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 180 माइनस 55 और ये आपका आ गया 60 70 80 यानी कि 125 डिग्री। ठीक है, और x y आ गया तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि x की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी 125 होगी, क्योंकि इन दो लाइंस के लिए x और y कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल्स हो गए हमारे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की। सिंपल है, क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस ही हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं। अब इसने कहा कि इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF, तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। फिर उसने बोला कि Y और Z के बीच में रेशो दिया है, Y और Z के बीच में रेशो दिया है 3:7 का। ठीक है, तो y और z के बीच में अगर रेशियो दिया है 3:7 का, तो अगर मैं ये कहूं कि लेट्स सपोज अगर एंगल y मेरा 3x है तो एंगल z मेरा कितना होगा 7x होगा y और z के बीच में। हाँ ठीक है, उसके बाद या आप इसमें एक काम ये कर लीजिए, या आप इसमें एक काम ये करिए कि आपको दिया है y अपॉन z इक्वल्स टू 3/7। थोड़ा अलग तरीके से करते हैं इसको। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस एंगल को निकालना है। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीजें बन रही है। एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा 180 होगा। उसी तरीके से अगर मैं एंगल z की बात करता हूं तो एंगल z और एंगल x, इन दो लाइंस के लिए एंगल x और एंगल z कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल होंगे, यानी कि x और z इक्वल है। तो पहले जितनी चीजें दिख रही है उनको आप जरा लिख लें। लेट्स सपोज एंगल x इक्वल्स टू एंगल z भी है। फिर हमें दिख रहा है कि एंगल x प्लस एंगल y कितना है 180 डिग्री है। और हम क्या क्या देख सकते हैं यहाँ से? हमें क्या मिल जाएगा कि 7y इक्वल्स टू 3z है, ये भी हमें दे रखा है। और क्या निकाल सकते हैं आप? और किस तरह के रिलेशंस आपके बन रहे हैं, और आपके रिलेशंस किस तरह के बन रहे हैं अगर आप देखें तो। ठीक है, इतने रिलेशन से हमारा काम हो जाएगा क्या? x z के इक्वल भी है, हमें x से निकालना है, यानी कि सीधा सीधा z निकाल दो। अगर x निकाल दो सीधा सीधा z निकाल दो, यानी कि z हमें निकालना है, तो यहाँ पर भी x की जगह z रख दो। इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन में ये हो गई, यानी कि x की जगह आप z रख दो या z की जगह आप x रख दो, एक ही बात है। लेट्स सपोज अगर x प्लस y आपका 180 है और यहाँ पर 7y इक्वल्स टू 3z है, तो आप क्या कर लो 7y इक्वल्स टू 3x रख दो, क्योंकि x और z तो मेरे इक्वल दे रखे हैं ना उसने। ठीक है, बस फिर आप क्या कर लो कि इसमें आप इसको कर लो 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 0 मान लो। ठीक है, ये लो 3x माइनस 7y इक्वल्स टू 0। इनको आप सोल्व कर लो। सोल्व करने के लिए क्या करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली को, तो 3x प्लस 3y, तो ये आपका आ गया 540। यहाँ पर 3x से 3x कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 3, ये आपका आ गया 10y इक्वल्स टू 540, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 54। तो y की वैल्यू आपकी 54 डिग्री आ गई। y की वैल्यू अगर आपकी 54 आ गई तो यहाँ पर रख दो, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 7y, यानी कि 7 into 54। उसके बाद इसको आप काट लो 3, 18 से 54, तो x कितना आपका आ गया 8 7 56, 5 7 7 और 5, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 126 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है। जितने भी रिलेशंस आपको क्वेश्चन में दिए हैं सबसे पहले आप लिख लें, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि यहाँ किस तरीके से उसको सोल्व करें। चलिए, बस मेन क्या है कि वो हमने जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जाम पढ़ी है वो हमें पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, जो पेयर होता है वो पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे जो होता है वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बस ये 3-4 चीज आपको पता होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, ये ठीक है वापस से पैरेलल हो गई। EF इज पैरेलल टू CD, ये जो लाइन है आपकी, और सॉरी परपेंडिकुलर, ये लाइन EF FEA की बात है। चलो FE इज परपेंडिकुलर टू CD और GED इक्वल्स टू 126। GED यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये उसने आपको कितना दिया है 126 दिया है। और देखो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, तो ये भी पता है कि ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है AGE, GEF और FG, ठीक है, अलग अलग एंगल्स को निकलवा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसी एंगल की आपसे बात करूं तो एंगल GED किसके इक्वल हो गया? एंगल GEF
प्लस एंगल FED और एंगल GED। GED तो आपको दे ही रखा है पूरा एंगल 126 इज इक्वल टू GEF। एक निकालना भी है ना हमें GEF, एंगल GEF हमें निकालना है। और FED आपको कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी आपको इनपुट दिया पता। तो एंगल GEF आपको कितना हो गया 126 माइनस 90 डिग्री, 126 माइनस 90 डिग्री, तो ये आपका आ गया 36 डिग्री। तो एक तो निकल गया हमारा, ये तो 36 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये तो सीधी कैलकुलेशन से निकल गया, इसमें तो कोई प्रॉपर्टी भी हमने नहीं लगाई अभी। अब आपसे बोल रहा है कि AGE निकालना है, तो AGE इसका मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो ठीक है, आगे यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी। देखो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि भाई ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका एंगल किसके इक्वल होगा इसके, क्योंकि कैसे एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल आपका क्या हो गया AGE और ये एंगल कितना हो गया GED। तो GED आपको ऑलरेडी दिया हुआ है उसने, GED कितना दिया है 126, तो AGE भी आपको कितना हो गया सीधा सीधा 126 डिग्री हो गया। ठीक है, एक आपको निकालना है FGE, तो FGE आपको निकालना है, निकाल लेंगे आप सीधा सीधा। ठीक है, तो अब आपको निकालना है FGE निकालना है, ये आपका, तो ये आपका 126 हो गया। तो ये लाइन पर है, तो लेट्स सपोज FGE आपका हो गया x डिग्री, तो आप क्या कहेंगे x प्लस 126 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 126, तो आपको इतना आ गया 54 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ गया 54 डिग्री, सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ ST के पैरेलल है। अब देखो जो दो लाइंस आपको पैरेलल दे रखी हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैरेलल तो है। PQR 110 दे रखा है, लिखा भी है, और RST भी दे रखा है उसने आपको 130। कह रहा है QRS निकालो, अब कह रहा है आपसे QRS निकालो। ठीक है, अब देखो इसमें इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एक लाइन बना लें जो कि पैरेलल होगी PQ के और जो पैरेलल होगी ST के, और R से उसको पास करा देंगे और फिर हमारा डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन सपोज अगर मैं वो थ्योरम नहीं लगानी है अभी, तो अगर इसको हम डायरेक्टली करके देखें, लेट्स सपोज ये आपका है PQ, ये और ये, अब यहाँ लाइन बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये आपका हो गया T, लेट्स सपोज दिस इज S, लेट्स सपोज दिस इज P, लेट्स सपोज दिस इज Q, लेट्स सपोज दिस इज R। देखिएगा ध्यान से, ये आपका है 110, ये आपका है 130 डिग्री। ठीक है, ये आपको इवेलुएट करना है, QRS ये हमको निकालना है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप एक काम करिए कि इनको इस तरीके से बढ़ा लिया आपने। ठीक है, आपने बढ़ा लिया, दो लाइंस पैरेलल तो है ही नहीं है, पैरेलल तो कितनी बढ़ा लो आप इनको। अब ये क्या हो गई, ये आपकी से ट्रांसवर्सल हो गई, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो गई। इस तरीके से ये भी आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, अगर मैं बात करूं तो ये भी ट्रांसवर्सल हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गई। अब अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। चाहे ऐसे निकाल लें 110 प्लस x इक्वल्स टू 180, चाहे ऐसे निकाल लें, कैसे भी आप निकाल लें। अब अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस है, अगर ये 110 है तो ये कितना हो गया 70 हो गया, क्योंकि सप्लीमेंट्री हो गए आपके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये भी 70 हो गया, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा आपका, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, सिर्फ इस ट्रायंगल की, देखिएगा ये 130 है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये 130 है तो ये कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, क्योंकि वही कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 50 है। अगर ये 50 हो गया तो ये भी 50 हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरा एक ट्रायंगल तो है, एक एंगल 70 आ गया, एक एंगल 50 आ गया, कितना आ गया 120 आ गया, तो एंगल कितना आ गया मेरा सीधा 60 तो आ गया। ठीक है, सीधी कैलकुलेशंस हैं, अगर आप देखेंगे तो 70 प्लस 50 120 और 120 प्लस 60 180 डिग्री। ठीक, लेकिन आप चलिए इसको उससे करते हैं कि लाइंस पैरेलल टू अ पैरेलल लाइन आर पैरेलल। अगर उस वाले कांसेप्ट से करें तो देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे आप इसको। लेट्स सपोज हमने कहा कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं which is parallel to PQ and ST passing through R।
इसको भी आप कोई लाइन दे दीजिए, EF बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल दीजिए, ठीक है। अब अगर आप देखें, लेट्स सपोज ये एक लाइन है, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बस मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, ये 130 है तो ये एंगल आपका कितना हो गया 130 प्लस, हम क्या बोलेंगे, ये कैसे है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल RST प्लस एंगल SR, इसको आप बोलते हैं लेट्स सपोज EF, तो एंगल SRF कितना हो गया 180, तो एंगल SRF कितना हो गया 180 माइनस RST, देखिए 180 माइनस RST कितना दे रखा है 130, तो कितना हो गया आपका 50 डिग्री आ गया सीधा सीधा, ठीक है, ये 50 डिग्री आ गया आपका, हाँ जी बिल्कुल ठीक आ गया। अब अगर ये 50 डिग्री आ गया, अब ये अगर 110 आपका है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये पूरा एंगल भी कितना हो गया 110 हो गया, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हो गए, ये आपकी एक PQ लाइन है, ये आपकी एक EF लाइन है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, इसका मतलब एंगल QRF ये भी कितना हो गया आपका, ठीक हो गया। अब अगर आप QRF को देखें तो QRF किसके इक्वल है, QRF इक्वल आपका है QRS प्लस एंगल SRF, कितना है 110, QRS कितना है निकालना है, प्लस SRF कितना है अभी आपने निकाला, SRF 50 इज इक्वल्स टू 110, यानी कि एंगल QRS कितना आ गया आपका 110 माइनस 50 यानी कि 60 डिग्री। तो देखो देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन, तो आप कैसे भी कर ले, जो पहले स्ट्राइक करें उस तरीके से आप कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब बोल रहा है कि इन फिगर AB is parallel to CD, APQ 50 है, PRD 127 है, ठीक है 127 दे दिया, कह रहा है X और Y निकालो, तो ठीक है डायरेक्टली निकल जाएगा। देखो ये भी ट्रांसवर्सल एक तरीके से, ये भी ट्रांसवर्सल है, दोनों ट्रांसवर्सल ही हैं, डायरेक्टली सॉल्व करके देखिए आप इसको। अब ये क्या हो गया 50 प्लस Y किसके इक्वल हो गया 127 के, अगर हम कहें कि 50 प्लस Y किसके इक्वल हो गया 127 के, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये एक एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो Y कितना हो गया 127 माइनस 50 यानी कि ये तो आ गया 77 डिग्री, तो Y तो डायरेक्टली निकल गया 77 डिग्री, हाँ जी Y 77 आ गया मेरा। अब और क्या कर सकते हैं इसमें हम कि अगर ये 127 है तो 127 प्लस दिस इक्वल्स टू 180, तो ये कितना आ गया मेरा 53 डिग्री, 53 आ गया ना सीधा सीधा, 127 प्लस x इक्वल्स टू 53, हाँ जी बिल्कुल ठीक आ गया। अब अगर आप दूसरे तरीके से देखें कि दिस प्लस दिस कितना है 50 प्लस 77, 77 प्लस 50 कितना हो गया आपका, अभी दिया हुआ था आपको 127, क्योंकि तो पूरा 127 दे ही रखा है। अब अगर ये 127 है तो ये कितना हो गया, देखो किस तरीके से आप निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 127 करेंगे तो कितना आ गया 53 आ गया। तो चाहे तो ऐसे ले लें कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सप्लीमेंट्री होते हैं, चाहे दिस प्लस x इक्वल्स टू 180 कर ले तो 53 आ गया। अब अगर ये आपका 53 आ गया, ये आपका 53 अगर आ गया, तो ये जो पूरा एंगल है आपका ये और ये, इनका सम कितना होगा आपका 180 होगा। इसका मतलब 77 प्लस 53 कितना हो गया 130, यानी कि 130 प्लस x इज इक्वल्स टू वापस 180 हो गया। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50 डिग्री, क्लियर हो गया। x आपका हो गया 50 डिग्री और y आपका आ गया था 77 डिग्री, ठीक है सही आ गया। आगे चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसमें उसने कहा कि आपके पास PQ और RS दो मिरर्स दिए हुए हैं। अब मिरर्स की एक प्रॉपर्टी है, उससे पहले मैं बता दूं, आप रेज में हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, नहीं तो आप पढ़ लेंगे कि अगर आपके पास ये कोई मिरर है, मिरर को बनाने का ये तरीका रहता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मिरर को। अब अगर इस मिरर पर आपकी कोई भी एक लाइट आती है, तो लेट्स सपोज ये आपके पास मिरर पर कोई एक लाइट आई, तो इसको आप बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे,
ठीक है। मिरर पर जब ये आपकी लाइट आती है तो मिरर पर आने के बाद ये एकदम रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब अगर आप इस मिरर के एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका एंगल आई होता है और जो आपका एंगल आर होता है ये आपके इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है मिरर की। तो अगर आपके पास एक मिरर है और उस पर आपकी कोई एक रे ऑफ लाइट आई, जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, मिरर पर आते हुए रिफ्लेक्ट हुई, तो जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपके इक्वल होते हैं। वो निकालते कैसे हैं कि उस मिरर पर हम एक नॉर्मल डाल देते हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर डाल देते हैं, वहां से हम ये चीज देखते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला? PQ और RS दो मिरर्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पहले दो मिरर्स अपने रख लेते हैं, फिगर में फिगर बना लेते हैं पहले। लेट्स सपोज ये हमारा मिरर हो गया PQ, लेट्स सपोज ये हमारा मिरर हो गया RS। ये दो मिरर्स हैं जो हमने एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे डायरेक्टली लाइन नहीं दी हुई, मिरर्स दिए हुए हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B। एक कोई लाइट आई जिसको हमने बोला AB, तो मिरर पर कहां स्ट्राइक करी? B पर। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक। The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C। तो फिर ये BC इधर से आई और इसने यहां पर स्ट्राइक किया, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, और वापस से इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, जिसको उसने बोलते हैं लेट्स सपोज CD। अब कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि AB और CD आपकी पैरेलल है। तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि AB और CD पैरेलल है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल है, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको दो लाइंस प्रूव करनी है तो आप देखिए उन दो लाइंस का ट्रांसवर्सल किधर की तरफ हुआ है। अब आप ये प्रूव कर दीजिए कि कोई भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो सब 180 आ जाए, या आप कहें कि वो सप्लीमेंट्री है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल आ जाए। तो अगर ये तीन चीज आपकी कहीं पर भी हो रही है तो आप इजीली बता देंगे कि हाँ ये दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अभी एक प्रॉपर्टी हम और लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, इसके मिरर के परपेंडिकुलर ये बना दिया हमने, इस तरीके से इस मिरर के परपेंडिकुलर ये बना दिया। तो हम क्या कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। उस तरीके से जब ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो हमें गिवन क्या है? हम ये कह सकते हैं कि गिवन हमें क्या दे रखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ये तो हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज ये देखिए कि ये क्या है। आप अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये आपकी तरह से क्या है? ये ट्रांसवर्सली तो है इन दो लाइंस पर, AB और CD पर, क्योंकि दोनों को काट रही है ना। ये एक लाइन है आपकी और ये एक लाइन है आपकी A, लेट्स सपोज एक लाइन है आपकी D, ये लेट्स सपोज A B, लेट्स सपोज C D। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? तरीके से ट्रांसवर्सली तो है। तो मुझे सीधा सीधा ये देखना है कि इस ट्रांसवर्सल पर कि कहीं ना कहीं जो मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लेट्स सपोज चाहे तो ये और ये वाला हो जाए, चाहे मेरा ये वाला और ये वाला हो जाए, कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर आपको दिखाना है इक्वल है, या सप्लीमेंट्री एंगल्स का वैरायटी दिखा दो, कुछ भी आप शो कर दो। कैसे करें? कैसे करेंगे? अब जो हमें इसने दे रखा है, अब करस्पॉन्डिंग का तो कोई सीन बन नहीं रहा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जब बाइसेक्टर वाली बात की थी, तो वहां पर करस्पॉन्डिंग का केस बन रहा था, इसलिए हमने करस्पॉन्डिंग के टर्म्स पे सोचा था। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग का तो केस बन नहीं रहा। यहाँ पर उसने जो हमें एंगल दिया है, एक तो कहीं ना कहीं इस एंगल के बारे में कुछ दे रहा है और एक कहीं ना कहीं इस एंगल के बारे में कुछ दे रहा है। अब ये एंगल्स कैसे हैं? ये एंगल्स कैसे हैं? ये एंगल्स हमारे हैं, अगर इस तरह से देखें, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो मेरे कैसे हैं? एक तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अगर मैं कहीं ना कहीं ये प्रूव कर दूं कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये मेरे इक्वल है, तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कि मैं अगर कहीं ना कहीं दिखा दूं कि ABC इज इक्वल टू एंगल BCD
मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कैसे करा जाए इसको। अब थोड़ा सा इसको ऐसे देखिए, लेट सपोज अब जो इसने हमें ये एंगल्स दिए हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इससे आप कुछ इनपुट्स निकालिए। देखो ये हमने परपेंडिकुलर डाला था इधर बी पर, लेट सपोज ये bx मान लो आप इसको, लेट सपोज cy मान लो, ये bx है और लेट सपोज इसको आप मान लो इधर से cy। ठीक है, यहां से यहां पर ये किसका काम कर रही है, ये भी आपकी ट्रांसवर्सल है। ठीक, दो अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो ये तो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो मिरर्स हैं। इन दो मिरर्स, ये दो मिरर्स आपको पैरेलल दिए हुए हैं, इन दोनों मिरर्स के आपने ये परपेंडिकुलर डाली है, तो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो होती है। तो इसका मतलब ये जो दो लाइंस हैं पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कैसा एंगल आपका हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, सिंस bx and cy are parallel to each other, so I can write that angle 2 is equals to angle 3. So let's suppose this is 1, let's suppose this is 2, let's suppose this is 3, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो एंगल 2 अगर एंगल 3 मेरे इक्वल है तो, और 3 मेरा 4 के इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूं, तो सो एंगल 2 is equals to एंगल 4, ये भी मेरा इक्वल होगा, क्योंकि 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो 2 4 के इक्वल हो गया। उसी तरीके से 1 2 के इक्वल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ 1 2 के इक्वल है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एंगल 1 भी मेरा एंगल 4 के इक्वल हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, एंगल 1 मेरा एंगल 4 के इक्वल हो गया। अब अगर मैं ये कहूं कि एंगल 1 मेरा एंगल 4 के इक्वल हो गया, हमें मेनली क्या प्रूव करना था कि हम किस तरीके से दिखाते हैं कि दोनों एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ये शो कर दूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चीज प्रूव करनी है। ये एंगल कैसे मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कैसे मिलेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब ये कैसे मिल सकता है मुझे, मैं बहुत पास हूं उसके। एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर आप देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया, एंगल 3 की जगह आप क्या रख सकते हैं, या आप इसमें काम ये करो, देखो मान लो आपने कहा कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गया, ठीक है, मान लो आपने कहा कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो गया, तो आप इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ कर सकता हूं मैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब एक एंगल 1 की जगह तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, एंगल 2 लिख सकता हूं। इसके जगह लेट्स सपोज मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब इस एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस एंगल 4 की जगह लिख सकता हूं एंगल 3, यानी कितना हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। या मैं क्या कह सकता हूं, सो एंगल ABC is equals to angle BCD। और हम क्या लिखेंगे अब, since alternate interior angles are equal, so AB is parallel to CD and screw। मेरे ख्याल से आपको सारे सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।